नमस्कार साथियों, गरजते बादल चैनल में आपका पुनः स्वागत है। कवि एवं साहित्यकार परिचय श्रृंखला में आज हम अगले कवि के रूप में सुमित्रा नंदन पंत को पढ़ेंगे। तो आइए पढ़ते हैं। सुमित्रा नंदन पंत प्रकृति के सुकुमार कवि के रूप में जाने जाने वाले पंत जी छायावाद के प्रमुख करण आधारों में इनका नाम लिया जाता है। इनका जन्म 1900 ईस्वी में हुआ था, 20 मई 1900 ईस्वी में। और आप जानते हैं 1900 ईस्वी में एक सरस्वती पत्रिका थी, उसका प्रकाशन भी 1900 ईस्वी में ही हुआ था, अल्मोड़ा जिले के कोसानी गांव में। तो ये अल्मोड़ा जो ज़िला है और ये कोसानी गांव है, ये प्राकृतिक सुंदरता के लिए भी जाना जाता है। इनका निधन 1977 ईस्वी में, आप यूँ कह सकते हैं 28 दिसंबर 1977 ईस्वी में ये पंच महाभूत में विलीन हो जाते हैं। पंत जी के बचपन का नाम गोसाई दत्त था। पंत जी ने खड़ी बोली को, ध्यान रखेंगे, खड़ी बोली को मिठास दिलवाई, पुरानी काव्य रूढ़ियों से मुक्ति का आह्वान भी किया। जो पुरानी रूढ़ियाँ चली आ रही थी हिंदी में, जिस प्रकार से पुराना साहित्य रचा जा रहा था, उससे कुछ अलग हट करके उन्होंने अपना कार्य किया है, अपना साहित्य रचा है। हिंदी भाषा को युग वाणी के रूप में इन्होंने मान्यता दी, बताया। हिंदी भाषा को युगवाणी कहा की संज्ञा दी। 1921 ईस्वी में महात्मा गांधी के आह्वान पर पंत जी ने कॉलेज छोड़ दिया था और राष्ट्रीय आंदोलन में ये अपने सक्रिय भूमिका निभाने लग गए थे। चिदम्बरा उनका जो काव्य संग्रह है, पर उन पंत जी को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में दिया गया था। 1968 ईस्वी में ज्ञानपीठ पुरस्कार सुमित्रा नंदन पंत की रचना चिदम्बरा पर दिया गया था। आज ज्ञानपीठ पुरस्कार क्या है, कब दिया जाता है, किसको कहाँ से दिया जाता है, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में थोड़ी चर्चा करके हम इसके बारे में जानने का प्रयास करेंगे। यह पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्यास की तरफ से दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय साहित्य के लिए प्रदान किया जाता है। दूसरी इसमें एक महत्वपूर्ण बात यह आई कि भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला पुरस्कार है। 1961 ईस्वी में भारतीय ज्ञानपीठ के संस्थापक श्री साहू शांति प्रसाद जैन, ध्यान रखेंगे, भारतीय ज्ञानपीठ जो है उसकी स्थापना करने वाले साहू शांति प्रसाद जैन थे। उनके 50वें जन्म दिवस पर इसका प्रारंभ किया जाता है, ज्ञानपीठ पुरस्कार का प्रारंभ किया जाता है, जो तब से अब तक भारतीय साहित्य में श्रेष्ठ प्रदर्शन लेखन पर दिया जाता है। थोड़ा ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और पढ़ेंगे। पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता कौन थे? तो पहले ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्तकर्ता जी शंकर कुरूप मलयालम भाषा के थे और 1965 ईस्वी में इनको सम्मानित किया गया था। भारत का कोई भी नागरिक, यहाँ ये विशेष तथ्य है, भारत का कोई भी नागरिक जो संविधान की 8वीं अनुसूची में, अब 8वीं अनुसूची में आज 22 भाषाएं हैं, उन 22 भाषाओं में से किसी भी भाषा में लिखता हो, उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। माने ज्ञानपीठ पुरस्कार कितनी भाषाओं में दिया जाता है? 22 भाषाओं में। अब चर्चा करते हैं क्या दिया जाता है ज्ञानपीठ पुरस्कार में। तो 5 लाख रुपए, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती माता की कांस्य प्रतिमा प्रदान की जाती है। अब शुरुआती दौर पर क्या दिया गया था और आज कितना दिया जा रहा है, इसके ऊपर एक और चर्चा करेंगे। 1965 ईस्वी में जब ये पहली बार दिया गया था तो 1 लाख रुपये, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती माता की कांस्य प्रतिमा प्रदान की गई थी। ये जी शंकर कुरूप जो थे उनको दी गई थी। और 2005 में यह राशि बढ़ा करके 7 लाख रुपये कर दी गई, जिसमें कुंवर नारायण जी हमारे हिंदी के प्रख्यात साहित्यकार हैं, उनको दिया गया। उसके बाद में 2005 के बाद में 2012 में यह राशि 7 लाख से बढ़ा करके 11 लाख रुपये कर दी गई। 11 लाख रुपये की राशि के साथ प्रशस्ति पत्र और माँ सरस्वती का जो कांस्य प्रतिमा है, इसके साथ ये भी दी जाती है। और आइए देखते हैं अब 2017
2017 में कृष्णा शोभती जो हिंदी की लेखिका हैं को यह पुरस्कार प्रदान किया गया था। तो 2017 में इनको क्या दिया गया होगा, ये हम आराम से इसको देख सकते हैं। 11 लाख रुपए की राशि, प्रशस्ति पत्र और सरस्वती माता की कांस्य प्रतिमा इनको भेंट की गई। पंत जी की प्रारंभिक कविताओं में प्राकृतिक वातावरण की छटा दिखाई देती है। शुरुआती कविताओं में प्रकृति का वर्णन किया है तथा दूसरे चरण की कविताओं में, पहले चरण में प्रकृति वर्णन, दूसरे चरण की कविताओं में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाएं, दूसरे चरण में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाएं। एक बार मैं पुनः आपका ध्यान दिलवा देता हूं कि 1920 ईस्वी से लेकर के 1936 ईस्वी तक का काल छायावाद माना जाता है और तीसरे एवं अंतिम चरण की कविताओं में प्रगतिवाद, विचारशीलता के दर्शन होते हैं। माने इनकी 3 चरण हैं। पहले चरण में प्रकृति का वर्णन, दूसरे चरण में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाएं और तीसरे चरण में प्रगतिवाद जो था उसकी विचारशीलता के दर्शन इनके यहाँ होते हैं। पंत जी की पहली जो कविता थी वो थी गिरिजा का घंटा, जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित होती है। गिरिजे का घंटा सुमित्रानंदन पंत की पहली कविता थी। आइए अब और इनके साहित्य के बारे में जानते हैं, जानने का प्रयास करेंगे। पहले बात यहाँ आती है लोकायतन, एक महाकाव्य की श्रेणी में मानवतावादी रचना है। तो लोकायतन को मानवतावादी रचना कहा है। इस रचना के लिए पंत जी को सोवियत भूमि अवार्ड दिया गया, पुरस्कार दिया गया था। किस पर दिया गया था? लोकायतन पर। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी ने पंत को छायावाद का जनक कहा है या जनक के रूप में माना है। प्रश्न आता है ये नेट के एग्जाम में, फर्स्ट ग्रेड के एग्जाम में भी ये पूछा जाता है कि छायावाद के जनक के रूप में सुमित्रानंदन पंत को मानने वाले हैं या निम्न में से मानने वाले हैं। तो वहाँ हमें ध्यान रखना होगा आचार्य नंदुलारे वाजपेयी जी इनको छायावाद का जनक मानते हैं। पंत जी को छायावाद का विष्णु के रूप में कहा जाता है और ये बात हमने पहले पढ़ी थी। महादेवी वर्मा को छायावाद की शक्ति के रूप में जाना जाता है, पंत जी को विष्णु, और 2 और जो साहित्यकार हम पढ़ेंगे तो उनके नाम के साथ ही वो बातें वहाँ कर देंगे। फिर एक बार इन चारों ही छायावाद के करण आधारों को किन उपनामों से जाना जाता है वो आगे एक चर्चा में इन चारों को एक साथ जोड़ देंगे। आचार्य शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि माना है। एक ये महत्वपूर्ण बात ही है। वैसे तो इसमें सारी महत्वपूर्ण बातों का ही संकलन मैंने किया है और यहाँ फिर से एक बार देखेंगे कि आचार्य शुक्ल ने इनको छायावाद का प्रतिनिधि कवि के रूप में माना है। पल्लव जो उनकी रचना है, इस रचना को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। एक ये महत्वपूर्ण बात आती है यहाँ कि छायावाद का घोषणा पत्र किसे कहा जाता है, तो वो कहा जाता है पल्लव को। पंत जी ने अपनी रचनाओं में सर्वाधिक रोला छंद का प्रयोग किया है। अपनी सारी रचनाओं में सबसे ज़्यादा जिस छंद का प्रयोग किया है वह रोला छंद है। कुछ विद्वान पंत जी को रावणार्जुन अर्थात रावण जमा अरि जमा अर्जुन, रावण जमा अरि जमा अनुज भी कहते हैं। मतलब रावण अर्जुन, तो रावण जमा अर मतलब शत्रु, अरि अनुज अनुज। तो क्या कहा कि कुछ विद्वान पंत जी को इस उपनाम से भी जानते हैं। भावों की अभिव्यक्ति के लिए सैटिक शब्दों के चयन के कारण पंत जी को शब्द शिल्पी के रूप में भी या शब्द शिल्पी कवि के रूप में भी जाना जाता है। पंत की प्रथम रचना गिरिजे का घंटा जो 1916 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। पंत जी की सर्वप्रथम छायावादी रचना के रूप में अगर हम किसी को लेते हैं तो वो उनकी रचना है उच्छ्वास, जिसका प्रकाशन वर्ष 1920 ईस्वी है। युगांत जो उनकी रचना है, तो युगांत रचना पंत जी की छायावादी दृष्टिकोण की अंतिम रचना मानी जाती है। अब जानते हैं 3 अभी हमने पढ़े थे। पहले चरण में प्रकृति वर्णन था, दूसरे चरण में छायावाद की सूक्ष्म कल्पनाएं थी और तीसरे चरण में प्रगतिवाद तथा विचारशीलता के वहाँ प्रगतिवादी विचारशीलता के वहाँ दर्शन की बात कही गई थी। तो ये छायावादी दृष्टिकोण की रचना है। पंत जी ने बच्चन हरिवंश राय बच्चन की बातें यहाँ पंत जी ने
हरिवंश राय बच्चन जी के साथ या सहयोग से एक कविता लिखी थी, जो इन दोनों ही महान कवियों ने लिखी। खादी के फूल शीर्षक से ये कविता इन्होंने लिखी थी, जिसमें बच्चन जी का सहयोग सुमित्रानंदन पंत ने लिया था। आइए अब चर्चा करते हैं उनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में, सुमित्रानंदन पंत के द्वारा रची हुई रचनाओं के बारे में जो महत्वपूर्ण हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे उच्छ्वास, जो 1920 ईस्वी में प्रकाशित होती है, ग्रंथि 1920 ईस्वी में, वीणा 1927 ईस्वी में, पल्लव जो है वो 1928 ईस्वी में, और गुंजन 1932 ईस्वी में, और उसके बाद लेते हैं युगांत, युगवाणी और ग्राम्या। ये जो 3 रचनाएं हैं जिनका प्रकाशन युगांत का 36 में, युगवाणी का 39 में और ग्राम्या का 40 में, तीनों ही रचनाएं प्रगतिवादी रचनाएं मानी जाती हैं। इसके बाद स्वर्ण किरण और स्वर्णधुली और युगांतर, ये जो 3 रचनाएं हैं ये अरविंद दर्शन से प्रभावित हैं। यहाँ एक और महत्वपूर्ण बात आई, एक तो महात्मा गांधी से प्रभावित थे सुमित्रानंदन पंत, और दूसरे जो महान विचारक हैं वो हैं अरविंद। तो अरविंद दर्शन से भी ये प्रभावित थी, ये बात भी कई बार पूछ लेते हैं। इसके बाद और अन्य रचनाओं में लें तो कला व बूढ़ा चांद, किरण वीणा, चिदंबरा जो 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुई, और अंतिम जो इनकी रचना मानी जाती है वो है लोकायतन, जो 1964 ईस्वी में इनकी रचना की, ये इनकी अंतिम रचना मानी जाती है। आशा करता हूँ आपको ये छोटे छोटे वीडियो कवि परिचय, साहित्य परिचय की जो श्रृंखला है वो पसंद आ रही होगी। निसंदेह ये आपके और मेरे हम सब के लिए उपयोगी ही नहीं बहुउपयोगी सिद्ध होगी। धन्यवाद, नमस्कार।